अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कौन सा स्टेप उठा लिया है जो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना और भारत के पायलट्स के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका प्रोग्राम में क्या अपडेट आई है, नेपाल की गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन के ऊपर भारत ने क्या बोला है और बांग्लादेश का कौन सा स्टेटस भारत सरकार ने अचानक से चेंज कर दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, पाकिस्तान एंड अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर कुछ देशों की एक लिस्ट जारी की है जिनके F-16 फाइटर जेट के रडार सिस्टम्स को अगले 10 साल यानी कि साल 2036 तक टेक्निकल सपोर्ट दी जानी है। ये सारे वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट परचेज किए हैं और खास बात यह है कि अमेरिका ने जिन देशों की लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थबैंड ग्रुप को एक $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है जिसमें कहा गया है कि नॉर्थबैंड ग्रुप इन सभी देशों के F-16 फाइटर जेट के रडार सिस्टम्स को टेक्निकल सपोर्ट देने के साथ साथ लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। अमेरिका ने यह कॉन्ट्रैक्ट इसकी अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि वो अपने अलाइड पार्टनर देशों की एयरफोर्स फ्लीट्स की ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेन करने के लिए कमिटेड है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के रडार्स को अपग्रेड करने का मतलब है कि पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट में पहले से बेहतर डिटेक्शन रेंज मिलेगी, उनकी ट्रैकिंग एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। मतलब पाकिस्तान के F-16 इंडियन एयरक्राफ्ट और भारतीय जेट्स को ज्यादा दूरी से डिटेक्ट कर पहले लॉक करने में सक्षम होंगे। मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने में इंप्रूवमेंट होगी और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यानी जो BVR मिसाइल्स होती हैं उनको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। ये रडार वाला कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। पिछले साल भी एक कॉन्ट्रैक्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन का पैकेज दिया था जिसमें लिंक 16 टैक्टिकल डेटा सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, एवियोनिक्स एनहेंसमेंट्स, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल था। उस कॉन्ट्रैक्ट में इंजीनियरिंग एंड रडार सपोर्ट मिसिंग था जो कि आज नए कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट की फ्लीट को साल 2040 तक ऑपरेशनल रखना चाहता है और अमेरिका इस चीज में पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करते दिखाई दे रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड नहीं किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के सेकंड टर्म में 2 सालों में 2 बार अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के 2 कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, जो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का सेकंड टर्म भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेही साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगातार फेवर कर रहे हैं, ये टेक्टिकल लेवल के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के लिए साल 2040 तक परेशानी खड़ा करता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का पाकिस्तान के करीब जाना है, क्या ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने पुट्टापार्थी में DRDO को 600 एकड़ की एक लैंड की अलॉटमेंट कर दी है जहां पर एमका स्टेल्थ फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जानी है। DRDO के अंदर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आती है जो बेंगलुरु में बेस्ड हेडक्वार्टर से एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोटोटाइप्स के सिस्टम डिजाइन, टेस्टिंग और मॉड्यूल लेवल असेंबली का काम संभाल रही थी। लेकिन DRDO को एमका की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए एक अलग से लोकेशन भी चाहिए थी, जिसके लिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्टैक्ट किया गया था। इनमें से आंध्र प्रदेश की लोकेशन DRDO को पसंद आ गई है और अब यहाँ पर एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जानी है जिसमें एमका स्टेल्थ फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग से लेकर फाइनल असेंबली का काम यहीं पर होगा। DRDO ने 3 प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया है, टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्ज। और ये जो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, ये DRDO इन्हीं तीनों कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेंगलुरु की एयर स्पेस में काफी ज्यादा कंजेशन होता है और वहां पर एयर ट्रैफिक काफी ज्यादा है, इसलिए बेंगलुरु का ऑप्शन सुइटेबल नहीं था क्योंकि एमका स्टेल्थ फाइटर जेट को एक डेडिकेटेड फ्लाइट टेस्टिंग रेंज चाहिए होगी जहां पर आसमान में एयर ट्रैफिक कम हो, इसलिए DRDO ने आंध्र प्रदेश को चुना है जो कर्नाटका से काफी पास भी है। DRDO अब पुट्टापुर्थी में एक डेडिकेटेड फ्लाइट टेस्टिंग रेंज भी बनाएगा जहां पर सिर्फ एमका स्टेल्थ फाइटर जेट की टेस्टिंग होगी और बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस भी नहीं लेनी पड़ेगी। कर्नाटका की गवर्नमेंट एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को कर्नाटका से बाहर लेने का विरोध कर रही थी, जबकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और चंद्रबाबू नायडू ने डिफेंस मिनिस्टर
राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट करके कहा था कि AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने जा रहे हैं वो आंध्र प्रदेश को दी जाए, और एट द एंड आंध्र प्रदेश सरकार की जीत हो गई है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि फाइनली AMCA प्रोग्राम के ऊपर हमें जमीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल के बारे में। नेपाल की बालिन शाह गवर्नमेंट ने भारत की सरकार को एक वार्निंग देते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल 2 से 3 दिन पहले भारत और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की रजिस्ट्रेशन को ओपन किया था, जो जून से अगस्त महीने में होनी है। अब इसमें 2 रूट्स हैं, एक तो सिक्किम वाला रूट है, लेकिन जो दूसरा रूट है वो उत्तराखंड के साथ जो हमारा चाइना के पास बॉर्डर लगता है, ये वाला रूट लिपुलेख पास से क्रॉस होता है, जिसको नेपाल बोलता है कि ये उनकी टेरिटरी है। इसलिए नेपाल की सरकार ने भारत चाइना कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर आपत्ति जताई है और एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि साल 1816 की सोगाली ट्रीटी के हिसाब से महाकाली नदी के ईस्ट वाले पार्ट्स यानी कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये तीनों नेपाल का इंटीग्रल पार्ट है। इस एरिया में सड़क बनाना, ट्रेड करना या तीर्थ यात्रा जैसी कोई भी एक्टिविटी करना, हम ये लगातार भारत से कहते आए हैं कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो। चाइना को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। नेपाल की सरकार भारत के साथ हिस्टोरिकल ट्रीटीज, फैक्ट्स और मैप्स के बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहती है। इसलिए हम भारत और चाइना को इस एरिया में सभी एक्टिविटीज रोकने के लिए कहते हैं। इस पर हमें ऑब्जेक्शन है, हमें आपत्ति है। नेपाल की सरकार ने भारत और चाइना दोनों को एक डिप्लोमेटिक नोट भी भेजकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया है। अब ये जो पूरा डिस्प्यूट है, इसको लेकर भारत और चाइना दोनों देशों ने ही नेपाल की गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हुए ये जो लिपुलेख पास है, यहाँ से न सिर्फ कैलाश मानसरोवर की यात्रा कंडक्ट की जा रही है, बल्कि चाइना इसी रास्ते को भारत के साथ ट्रेड करने के लिए एक ट्रेड रूट के रूप में डेवलप करना चाहता है। यहाँ से छोटे लेवल के ऊपर ट्रेड भी किया जा रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट चाइना से रिक्वेस्ट करती है कि भारत उनको ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी वाला एरिया नहीं दे रहा है, इसलिए एटलीस्ट चाइना ही नेपाल की बात मान ले और भारत के साथ यहाँ से कनेक्टिविटी को बंद कर दे। लेकिन चाइना इस मामले में नेपाल सरकार की एक बात नहीं मानती है और यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी अलो करती है, और साथ में इस रूट को चाइना भारत के साथ ट्रेड के लिए एक बड़े ट्रेड रूट में कन्वर्ट करना चाहता है। नेपाल में भी नई गवर्नमेंट आई है और गर्मजोशी में इस तरह की स्टेटमेंट्स और कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकने के लिए वार्निंग देना ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन भारत और चाइना हमेशा की तरह नेपाल की सरकार की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करके इसी लिपुलेख पास के थ्रू कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। नेपाल सरकार के विरोध के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके नेपाल सरकार के क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ये पुराना रूट है जहां से कई दशकों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले भी चलते आ रही है। जहां तक टेरिटोरियल क्लेम्स की बात है तो नेपाल सरकार के दावे इतिहास या तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है और भारत नेपाल की सरकार के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए रेडी है, ये कहना है भारत का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के इंडियन हाई कमीशन में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए फैमिली पोस्टिंग स्टेटस रीडेजिग्नेट कर दिया है। डिप्लोमेटिक भाषा में फैमिली पोस्टिंग और नॉन फैमिली पोस्टिंग का मतलब सामने वाले देश में डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी और लिविंग कंडीशंस के साथ होता है। जब भी किसी देश में सिचुएशन स्टेबल और सेफ मानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नॉर्मल होता है, थ्रेट लेवल कम हो जाता है, तो फिर वहां पर पोस्टेड डिप्लोमेट्स अपनी फैमिली, वाइफ और बच्चों को भी साथ रखने को उनको परमिशन दी जाती है और इसी चीज को फैमिली पोस्टिंग कहा जाता है। लेकिन जब भी किसी देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट या सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, डिप्लोमेट्स की जान के ऊपर खतरा होता है, जैसे बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट के समय हुआ था, फिर उस केस में सरकार डिप्लोमेट्स को अपनी फैमिली ले जाने की परमिशन नहीं देती है और जो फैमिली मेंबर्स वहां पर होते भी हैं उनको भी वापस बुला लिया जाता है। इसी चीज को नॉन फैमिली पोस्टिंग कहा जाता है। नॉन फैमिली पोस्टिंग का मतलब है कि डिप्लोमेट्स को अकेला रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वहां पर टाइट होंगे और किसी भी वक्त रेस्क्यू के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान की रेडीनेस को मेंटेन करना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले नॉन फैमिली पोस्टिंग का स्टेटस अनाउंस किया था। बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले जनवरी महीने में वहां पर काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली पोस्टिंग की डेजिग्नेशन दी थी। लेकिन अब बांग्लादेश में नई सरकार बनने के 2-2.5 महीनों के बाद दोबारा से फैमिली पोस्टिंग डेजिग्नेट कर दिया गया है। अब बांग्लादेश में डिप्लोमेट्स अपनी वाइफ, बच्चों या फिर और फैमिली मेंबर्स को साथ ले सकते हैं। भारत का सिग्नल ये है कि हमारे अकॉर्डिंग बांग्लादेश में सिचुएशन अब स्टेबल हो रही है और थ्रेट लेवल अब हमारे डिप्लोमेट्स के लिए कम हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
जैसा कि आपको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पार अभी भी भारत के 12 से 14 ऑयल टैंकर और कार्गो शिप्स वहां पर फंसे हुए हैं, जो 28 फरवरी से अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी साइड पर यानी कि पर्शियन गल्फ में फंसे हैं। एंड अभी तक ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि ईरान इनको परमिशन ही नहीं दे रहा है। अब भारत के तो बस 12 से 14 शिप्स हैं, लेकिन दुनिया भर के कई 100 शिप्स आज की डेट में पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस के अंदर इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। और इन्हीं शिप्स को रेस्क्यू करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि दुनिया भर के कई सारे देश जो मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि उनके शिप्स को फ्री करने में मदद की जाए। ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और इनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अमेरिकन शिप्स को सेफ तरीके से इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकालने में मदद करेगा, ताकि ये सब अपना नॉर्मल बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। कई सारे शिप्स में खाना और जरूरी सामान भी नहीं है, उनकी कमी हो रही है, इसलिए ये काम अर्जेंट बेसिस पे करना होगा। अगर किसी ने भी इस प्रोसेस में रुकावट डाली तो अमेरिका अपनी फोर्स का इस्तेमाल करेगा और ये पूरा मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से स्टार्ट होगा, जिसका उद्देश्य है न्यूट्रल देशों के लोगों और न्यूट्रल देशों की कंपनीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली निकालना। ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं, ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा, ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।